हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद के सास ससुर ने उसकी दोनों लालची भाभियों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। हाँ हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है दादी की। अब ये आई हो तो बड़ी तेजी बनकर दिखा रही है। दो बोल प्यार के बोलेगी और अच्छी बन जाएगी, और ये दादी पोती के लिए लट्टू हो जाएगी। पिछले 2 साल से क्या तुम इनका ख्याल रख रही हो? क्या तुम खाना खिलाने आ रही थी या यहाँ से वहाँ बैठने आती हो? नेहा की भाभी अमिता बोली। बबीता छोटी भाभी बोली, हाँ भाभी, वरना हम तो जैसे दादी को भूखा ही मार रहे थे। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को, तो हमें बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। अमिता बोली, नेहा, तुम्हारी नज़रें अम्मा जी की ज़मीन और बैंक के खाते पर हैं। ये बात तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले जाओ इस बुढ़िया को अपने साथ। फालतू में बोझ हमारे सिर पर रखा है, ना जाने ये बोझ कब हटेगा। नेहा की दोनों भाभी राशन पानी लेकर उस पर चढ़ बैठी। नेहा बोली, भाभी, ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? मेरा भी ससुराल है, मेरे सास ससुर हैं, उनके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ दादी के अलावा और कौन है? माँ और पापा तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो क्या आप दादी की भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? नेहा के दोनों भाई बोले, अगर तुम्हें दादी की इतनी चिंता है तो तुम साथ ले जाओ, वरना ये दोनों जैसे उन्हें रख रही हैं रखने दो। बार बार यहाँ आकर हमारे मामलों में दखलंदाजी मत करो। इतना कहकर दोनों भाई वहाँ से चले गए। फिर क्या था, अमिता और बबीता ने बहुत खरी खोटी नेहा को सुनाई। नेहा उदास मन लेकर वापस लौट आई और ससुराल में मायके की इज्जत बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं बोली, पर अंदर ही अंदर दादी के लिए उसे बहुत दुख हो रहा था। आज 1 महीने बाद नेहा की सहेली उमा ने फ़ोन करके दादी का हाल चाल बताया कि कैसे उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। नेहा ने अंतरात्मा दुखी हो गई और नेहा रोते हुए बोली, उमा, मैं क्या करूं? मैं अपने पास दादी को कैसे रख सकती हूं? मैं अपनी परेशानी अपने ससुराल वालों से भी साझा नहीं कर पाती। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। अब दादी की ये दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आता। नेहा की आंखों से आंसू जड़ बह रहे थे और वो पुराने दिन को याद करने लगी। नेहा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। घर में केवल उसकी दादी कमला जी और पिता कौशल जी थे, और 2 भाई नितेश और मुकेश। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब कमला जी पर आ गई थी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली कमला जी का रुझाव अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। वो बड़े लाड प्यार से तीनों की परवरिश में जुट गई। नेहा सबसे छोटी थी, तो दादी उसे अपने पास ही सुलाती, कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे तैसे सब बड़े हो रहे थे, कमला जी उतनी ही कमज़ोर हो रही थी। नितेश और मुकेश की शादी हो गई। अब नेहा के लिए वर ढूंढने की बारी आई। इसी दौरान नेहा के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से कमला जी पूरी तरह टूट गई थी। नेहा के पिता और मनोहर बाबू एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहांत की सूचना पाकर जब मनोहर बाबू शोक संवेदना हेतु नेहा के घर आए और कमला जी को सहानुभूति दी, कमला जी उम्मीद भरी नज़रों से मनोहर बाबू को देखने लगी। और वैसे ही बेटा का मित्र भी तो बेटे जैसा ही होता है। तो नेहा की दादी ने मनोहर बाबू के समक्ष कहा, बेटा मनोहर, कोई अच्छा वर मिले तो बताना, ताकि मैं अपनी पोती की जिम्मेदारी निभाकर अपनी आंखें मूंद सकूं। कहते कहते कमला जी की बूढ़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। मनोहर बाबू कमला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, अम्मा, जब मेरा यार था तभी मैंने ये बात कहनी चाहिए, पर कभी कह ना सका। आज कहता हूँ, मैं नेहा को अपने घर की बेटी बनाकर रखना चाहता हूँ। मेरा बेटा मानव फौज में नौकरी करता है, अच्छा वेतन पाता है,
और नौकरी भी सरकारी है। अगर आप उचित समझें तो नेहा हमारे घर की रौनक बन सकती है। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मनोहर जी के चेहरे को पढ़ रही थी। मनोहर बाबू मुस्कुराकर बोले, अम्मा, मैं समझ सकता हूँ। जो विपत्ति आपके सर पर आई है वो कोई कम नहीं कर सकता है, पर मेरे सुझाव पर गौर कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है। अपने बहू बेटों से सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। कमला जी बोली, किससे सलाह लेनी और किससे मशवरा करूं? अब तुमसे क्या छिपाना, तुम भी तो बेटे जैसे हो। मेरी दोनों बहुएं तो इसे आफत समझकर टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी उम्र में मेरे पति मुझे अकेला छोड़ गए, फिर बहू चली गई, अब तो बेटे ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इस चिंता में कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो नेहा का क्या होगा। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। आज के वक्त बूढ़े माँ बाप की लोग नहीं सुनते हैं। मैं तो फिर भी इनकी दादी हूँ। मनोहर बाबू बोले, हाँ हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मनोहर बाबू वापस अपने घर चले गए। समय ज़्यादा ना लगा और दादी ने निर्णय लिया और नेहा और मानव की शादी हुई। नेहा मानव की पत्नी बनकर मनोहर बाबू के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खफा देने वाली कमला जी की हालत बद से बदतर होती चली गई। रमेश और मुकेश अब कभी दादी के आसपास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। 80 साल की उम्र में शरीर खत्म होकर बस ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रिया और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती। एक रोज जब दादी की चारपाई घर से बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपेट ज़्यादा फेंकता था, सुबह शाम देर सवेरे कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हाल चाल जानने के लिए उनके पास तक नहीं आता था। अपमान और उपेक्षा की शिकार कमला जी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई। आज फिर जब नेहा की सहेली ने बरामदे में उन्हें देखा तो नेहा को फ़ोन करके सारी हालत बताई। तभी नेहा की सास बीना जी की आवाज़ में उसका ध्यान भंग किया। नेहा, नेहा बेटा, देखो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। नेहा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। 2-3 बार सांस की आवाज़ आने पर उसका ध्यान भंग हुआ। उसका गला बैठा हुआ था। उसने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढकर उन्हें दे दिया। नेहा के चेहरे की उदासी और हाव भाव साफ झलक रहे थे। अगले दिन मनोहर बाबू और बीना जी हरिद्वार के लिए निकलने वाले थे। बीना जी ने नेहा और उसकी सहेली की सारी बातें सुन ली। वो नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अगले दिन नेहा सास ससुर के जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी, आपका एक बैग मैं तैयार कर दिया है और दूसरे में खाने पीने की चीज़ रख दूंगी। कुछ और रखना है तो बता दीजिए। वहीं बैठे मनोहर बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी हम कल सुबह निकलेंगे, आराम से रख देना। अभी 2 साल पहले ही तो मनोहर बाबू सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वो हर साल अपनी पत्नी के साथ कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान घूमने निकल जाते थे। पूरे 1 महीने मंडली के साथ वक्त बिताते थे। अपना दिनचर्या उन्होंने बिल्कुल फिक्स करके रखा था। प्रतिदिन दोनों पत्नी पति पार्क में टहलने जाते, फिर मंदिर के दर्शन करते, शाम में अपने हम उम्र लोगों के साथ इकट्ठे बैठते और धर्म और दर्शन की चर्चा करते थे। इस तरह से उनका वक्त बीत रहा था। अगले दिन सुबह नेहा ने पूरी तैयारी कर ली। बेटा मानव भी अपने पिता को विदा करके ऑफिस चला गया और नेहा अपने रोजमर्रा के काम निपटाने लगी, पर उसका मन तो दादी की चिंता में डूबा था। अब कहीं भी तो किसे कहे। शाम में अकेले चुपचाप वो बालकनी में बैठी थी, तभी किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। नेहा सोची, अभी कौन होगा, माँ और पापा जी तो यहाँ है नहीं। फिर कौन आया? वह उठकर बालकनी से झांक कर देखी तो मनोहर बाबू गेट पर थे।
नेहा चिंतावश भाग भाग बाहर गई और बोली, पापा जी आप तो ऋषिकेश के लिए निकले थे। मनोहर बाबू मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ बेटा, हम दोनों वापस आ गए। अब हरिद्वार ऋषिकेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, काशी, मथुरा और वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। और तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगता? भला हम अपनी बहू को ऐसे उदास छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो तुम्हारी खुशी ढूंढ कर ले आया हूँ। इतना कहकर मनोहर बाबू ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ इशारा किया। नेहा ने झुककर देखा तो सासू माँ के साथ उसकी दादी बैठी हुई थी। देखते ही नेहा की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर वो दादी को अपने गले से लगा ली। दादी, मेरी अच्छी दादी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तभी बीना जी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली, बहू, अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर चले जाते तो कैसी यात्रा और कैसा पुण्य। पर तुमसे हमें एक शिकायत है। नेहा ने आश्चर्य से देखा तो बीना जी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें बेटी बनाकर लाए थे और तुम हमें सास ससुर समझती रही, माता पिता नहीं। अगर समझती तो अपने मन का दुख हमसे कहती। मनोहर बाबू बोले, हाँ बेटा, वहाँ जाकर गंगा स्नान करके भी हमें कोई पुण्य नहीं मिलता। अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेहा ने खुशी खुशी मनोहर बाबू के पैर छुए। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे कि वो कैसे उनका आभार व्यक्त करे। बस उसने कहा, देवी देवता मंदिरों में नहीं, घरों में ही रहते हैं। बस हमारी नज़रें उन्हें पहचान नहीं पाती हैं कि वो सास ससुर या माता पिता के रूप में होते हैं। कमला जी ने बड़े प्यार से नेहा को आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, आज तुमने मेरी परवरिश को सफल कर दिया। जीती रहो मेरी बच्ची। भगवान तुम्हारे घर के दरवाजे के आसपास भी कभी दुख को भड़कने ना दे। तुम्हारे ससुराल के आस पड़ोस के लोग भी सदा सुखी रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। कमला जी ने नेहा का सहारा लिया और उसके घर में प्रवेश किया। नेहा ने सबको खाना खिलाया, फिर गरम करके तेल अपनी दादी के पैरों की मालिश की और उन्हें सुलाकर अपने सास ससुर के पास गई और उनके पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकती। आपने मेरे लिए वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों के सामने अपने मन की बात कैसे रखूं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी का स्वभाव इतना खराब है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप उनके सामने भी जाएं। फिर वो इतनी आसानी से आपकी बात मान कैसे गए? तभी मानव घर में प्रवेश किया और बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना ही पड़ता है। फिर मानव ने बताया कि यहाँ से निकलने के बाद पापा और माँ ने मुझे सारी बात बताई। मैं ऑफिस से डायरेक्ट तुम्हारे घर गया। तुम्हारे भाइयों से जब बोला कि ये क्या हालत आप लोगों ने दादी की बना दी है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुकेश भैया ने कहा, देखिए, आप घरे दामाद भले लगते हैं पर हमारे घर के मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। अमिता बोली, मेहमान जी, अगर आपको दादी की इतनी ही चिंता है तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मानव बोला, हाँ, क्यों नहीं, ले जाऊंगा। जब इन्होंने मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया है तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। भले ही मेरे साले साहब भूल गए हों कि उनके माँ बाप से बढ़कर उनकी दादी ने उनके लिए किया है, पर मैं नहीं भूल सकता। चलिए दादी, आप हमारे साथ चलेंगी। इतना कहकर मानव ने कमला जी का हाथ पकड़ा। तभी बबीता हाथ छुड़ाने हुए बोली, हाँ हाँ, ले जाइएगा। पहले इन कागज़ों पर दादी दस्तखत कर दे कि मकान और उनके बैंक में जो भी पैसे हैं वो हमारे हैं। कमला जी, जो आज तक शांत थी, छड़ी के सहारे उठी और अपनी छड़ी से एक डंडा लगाते हुए बबीता को बोली, दूर हट जा मेरी नज़रों से। तुम लोगों ने मेरा जितना अपमान किया है कोई दूसरे का भी नहीं करता है
और तुम इस घर और मेरे पैसों पर नज़र रखते हो। मेरी पोती ने आज तक मुझे 1 रुपया नहीं लिया, फिर भी उसके ससुराल वाले मुझे यहाँ लेने आए हैं। उनका सम्मान करने की जगह तुम उनका अपमान कर रही हो। फिर क्या था? दादी का गुस्सा डंडों से अपने पोते और पोती की पत्नियों पर पड़ा। अमिता बोली, ए बुढ़िया, लगता है तुम में बहुत ताकत आ गई है। रुक जा, अभी बताती हूँ। तभी मानव सामने आ गया और बोला, भाभी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर अब मैं दादी का अपमान भी नहीं सहूँगा। मुझे दादी से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। दादी, आप दे दीजिए इन्हें जो चाहिए। कमला जी बोली, नहीं बेटा, मैं इन्हें कुछ नहीं दूंगी, ये उस लायक ही नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी पोती का है, और अगर वह नहीं लेगी तो मैं दान कर दूंगी, पर इन्हें नहीं दूंगी। इनके हिस्से का जो था ये सब ले चुके हैं। जो फर्ज नहीं निभाते हैं, अधिकार वो नहीं पा सकते हैं, और ये लोग मुझे कैसे रोक सकते हैं? तभी मनोहर बाबू बोले, हाँ अम्मा, आपको कोई नहीं रोक सकता, और मैंने इसका भी इंतज़ाम कर दिया है। तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस के जब डंडे नितेश और मुकेश को पड़े तो अमिता और बबीता के भी होश ठिकाने आ गए। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। कमला जी ने पुलिस वालों से कहा, छोड़ दीजिए, इनके लिए इतना सबक ही काफ़ी है, पर याद रखो, तुम दोनों से अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और खबरदार, जो मेरी पोती के परिवार वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। मानव ने कमला जी को सहारा दिया और सबके साथ अपने घर ले आया। नेहा की आंखें आंसुओं से भीगी थी। मानव ने कहा, अब क्यों तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं? अब तो तुम्हारी दादी तुम्हारे पास है। उनके पास जितने भी दिन बचे हैं उनकी सेवा करो और सब मिलजुल कर रहो। जिस घर में इतने बुजुर्गों का साथ हो तो अब मंदिरों के दर्शन की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों माँ, पापा जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? मनोहर बाबू और बीना जी अपने बच्चे पर गर्व महसूस कर रहे थे। मनोहर बाबू बोले, भगवान करे तुम्हारे जैसा बेटा हर घर में हो, फिर कहीं किसी शहर में वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। बीना जी बोली, और ऐसी बहू अगर रहेगी तो सास ससुर को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इतना कहते ही सब हंसने लगे। अंत भला तो सब भला। मित्रों, बूढ़े बुजुर्ग उस बरगद की वृक्ष की भांति होते हैं जो हमेशा अपने नीचे छोटे वृक्षों को ठंडी छाया देते हैं, तो कभी भूल से उनका अपमान ना करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।